एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 3rd नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हिटलर्स राइज टू पावर, अब यहाँ से हिटलर की शुरुआत होती है। मतलब ये इसमें हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। जो जर्मनी में जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो क्राइसिस चल रहे थे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, उससे क्या हुआ, हिटलर को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, अब यहाँ से देखते हैं। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, और उसने अपना बचपन बीता था वो काफ़ी गरीबी में था। हिटलर का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसने अपना नाम आर्मी में लिखवा लिया था। क्योंकि जब वर्ल्ड वार वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, युद्ध होता है, तो क्या करते हैं, कई सारे आम लोगों को भी आर्मी में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सिपाहियों की ज़रूरत होती है। जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, बहुत स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है, स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम होता है, अब वैसे ना होते हुए, क्योंकि सेना में भर्ती चाहिए, वर्ल्ड वार हो रहा है, तो बस सामने वाले को इतना तो होना चाहिए, बंदूक चलाना तो आना चाहिए, तो कई सारे लोगों को भी आर्मी में भर्ती कर लेते हैं। तो वो मतलब आर्मी में क्या क्या करता था हिटलर, तो अपना वो मैसेंजर भी बना और कॉर्पल बना आर्मी में। कॉर्पल का मतलब होता है सेना का एक छोटा सा सिपाही, जिसके अंडर में कुछ ही लोग काम करते हैं, मतलब एक छोटा अधिकारी, छोटा। और उसको अपनी जर्मनी की आर्मी की तरफ से ब्रेवरी का मेडल भी मिला था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जर्मनी की हार हुई थी, इससे काफ़ी उसे मतलब बहुत डरा के रख दिया था। लेकिन जो ट्रीटी साइन हुई थी वर्सेली में, जो ट्रीटी साइन हुई थी कि भैया उन्होंने, जर्मनी ने कई सारी ज़मीन फ्रांस को दी, कई सारे टन लोहा दिया, मतलब अपने जो मिनरल्स थे वो दिए, तो इससे काफ़ी उसको गुस्सा आया था। और 1919 में एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन करी, जर्मन वर्कर पार्टी। और बाद में कुछ टाइम के बाद इसने उस पर कंट्रोल कर लिया, मतलब हिटलर ने उस पार्टी पर कंट्रोल कर लिया, और उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर रख दिया। और कुछ टाइम के बाद इस पार्टी को नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा था। 1923 में हिटलर ने प्लान कर लिया था कि भैया वो पूरे बेवारी में कंट्रोल कर लेगा, और अपनी पावर पूरी तरीके से जर्मनी में अपनी पावर को फैला लेगा। लेकिन क्या हुआ, वो बाद में फेल हो गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, और उस पर ट्रीजन का केस चलाया। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, देशद्रोह का केस चलाया, और बाद में उसको रिलीज़ कर दिया गया। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा लोग उससे प्रभावित नहीं हुए थे। मतलब जो अ, उससे पहले 1930 के काफ़ी पहले जो नाज़ी नाज़ी का था, वो मतलब उनकी पार्टी भीड़ इकट्ठा करने में सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन इसको फ़ायदा कब मिला, जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया। मतलब जो प्रॉब्लम आ गई थी, जब जर्मनी के रुपए की वैल्यू गिरने लगी थी, तो इस सिचुएशन के दौरान हिटलर को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। जैसा कि ऑलरेडी पढ़ा है कि 1929 में बैंक कोलैप्स हो गए थे, बैंक ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट, बिज़नेस पूरे ख़त्म हो गए थे, वर्करों को जॉब से निकाला जा रहा था, या उनको वेजेस बहुत कम कर दिए गए थे। और मिडिल क्लास के लोग हैं, वो और डर डर के जी रहे थे कि भैया हम ऐसा ना हो, इतनी ख़राब कंडीशन ना आ जाए कि हमें वर्करों को काम करने पड़े, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो इस सिचुएशन में नाज़ी का जो प्रोपोगंडा था बेटर फ्यूचर के लिए, प्रोपोगंडा का मतलब होता है किसी भी तरीके का प्रचार करना। प्रोपोगंडा मतलब पॉलिटिक्स में ज़्यादा सुनते हैं कि यार ये प्रोपोगंडा है मुझे बदनाम करने के लिए, या प्रोपोगंडा है मुझे हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। तो नाज़ी का जो प्रोपोगंडा था, ये बेटर फ्यूचर, मतलब उनको ऐसा लगा कि यार ये हिटलर आ जाएगा तो हो सकता है हम हमारी सिचुएशन और अच्छी हो जाए। और 1928 तक हिटलर नाज़ी पार्टी को 2.6 वोट मिले थे ओनली। और 1932 तक ये सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, जिसे 37% वोट मिले थे। एक फ़ोटो भी दी हुई है कि भाई ये हिटलर का स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर न्यूमिसबर्ग में। और एक हिटलर की रैली की फ़ोटो दी हुई है। 1936 की फ़ोटो है। यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि ऐसी रैली हर साल होती थी, जहाँ पे परेड वगैरह होती थी और लोगों को शपथ दिलाई जाती थी। हिटलर जो था एक पावरफुल स्पीकर था, मतलब जब वो बोलता था तो आम आदमी बहुत जोश में हो जाते थे। बहुत, एक तो हिटलर बहुत जोशीले तरीके से बोलता था, और जो सुनने वाले भी वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। हिटलर जो है वो प्रॉमिस करता था कि हम एक
स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, एक पावरफुल नेशन बनाएंगे, जर्मनी को बनाएंगे। और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वर्साली ट्रीटी में, वर्साली ट्रीटी जो हुई थी जिसमें बहुत सारे ज़मीन दे दी किसी को मिनरल दे दिए, कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। और अब जो डिग्निटी जर्मन ने खोई और जर्मन के लोगों ने खोई है, वो इज़्ज़त हम वापस लाएंगे जो हमारे पूरे समाज में थू थू हुई है, हमारे समाज में बदनामी हुई है। और उसने ये प्रॉमिस किया कि हम भैया जॉब्स देंगे, और यूथ का जो यूथ हैं उनका फ्यूचर्स एक प्रकार से सिक्योर रहेगा, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और जो फॉरेन इन्फ्लुएंसर किसी न किसी प्रकार से मतलब जो हमारे ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं उससे फ्री हो जाएंगे, और बाहर के जो फॉरेन पावर ने जो हम पे किसी कब्ज़ा करना चाहती हैं उससे जर्मनी पूरा तरीके से फ्री हो जाएगा। ये वादे किए थे आम लोगों से हिटलर ने। हिटलर ने जर्मनी पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दी, मतलब एक नए स्टाइल में उसको प्रेजेंट करा था। और उसने जो एकजुट रहो और ये अपना आंदोलन वगैरह की इंपॉर्टेंस बताई कि आंदोलन करा करो, उसने ना हिटलर ने कई सारी रैलियाँ निकाली, पब्लिक मीटिंग बुलाई, ताकि इससे सपोर्ट मिले आम आदमी का। और उसने ये मतलब समझाया कि यार यूनिटी में बहुत पावर होती है। और जो हिटलर का जो बैनर था, रेड बैनर पे स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक हिंदू धर्म का एक होता है सिंबल, मतलब ये उसका पार्टी का चिन्ह था। और जो आम लोग हैं, सिपाही हैं, उसको सैल्यूट करते थे उसको, और उसकी पावरफुल स्पीच, ये एक सिंबल था एक प्रकार से कि हम एक पावरफुल हैं, हम बहुत काफ़ी पावरफुल हैं। एक फ़ोटो में दिखाया भी गया है कि ये जो रैली हैं लाइन से खड़े हुए, ये एक सिंबल है एक प्रकार से नाजियों की पावरफुल मूवमेंट का, उनकी ताकत का। ये उसका सिंबल है, ये उनकी पार्टी का सिंबल है नाजियों की। और एक ऊपर भी दिया हुआ है, ये ये रेड फ्लैग पे स्वास्तिक का चिन्ह, ये उसकी पार्टी का सिंबल है। हिटलर की जो इमेज है नाजियों के सामने एक मसीहा के रूप में आई। उनको ऐसा लगा कि ये हिटलर ही है जो हमें डिस्ट्रेस से, जो हमें तबाही से, सारी समस्याओं से उभार कर बाहर कर देगा। उसकी जो इमेज है वो मतलब उसकी इमेज ऐसी हो गई थी कि यार ये जर्मनी ने जो अपनी डिग्निटी और प्राइड खोई है, यही एक व्यक्ति है हम जर्मनी को, और हमें हमारी डिग्निटी और प्राइड को वापस दिलवाएगा। और जो इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, ये हिटलर हमें मतलब इन सारे क्राइसिस से उभारेगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को ये ऑफ़र करा कि वो चांसलर बन जाए, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर की हाईएस्ट पोजीशन थी। ये तब तक मतलब हिटलर जो था काफ़ी पॉपुलर हो चुका था ऑलरेडी। और जर्मनी पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक रहस्यमय तरीके से आग लग गई थी। तो उसके बाद क्या करा हिटलर ने, मतलब जो सभी हैं, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब घूमना फिरना, ज़्यादा गैदरिंग करना, इस पर बैन लगा दिया। फिर उसके बाद उसने अपने दुश्मनों को टारगेट करा जो कि कम्युनिस्ट थे, और उनको जो एक कंसंट्रेशन कैंप में उसको पैक कर, मतलब कंसंट्रेशन कैंप में उनको बंद कर दिया। वो लगभग लगभग ड्यूसेडॉर्फ, ये एक शहर का नाम है, मतलब एक स्मॉल स्मॉल सिटी जहाँ पर हाफ मिलियन पॉपुलेशन लोग रहते थे। हाफ मिलियन का मतलब होता है लगभग लगभग 5 लाख लोग रहते थे, जिसमें से 6,808 जो अरेस्टेड फाइल हैं, जिनमें से 1440 तो सिर्फ कम्युनिस्ट लोग थे। और इसमें बताया गया है कि हिटलर ने सिर्फ एक तरीके लोगों को टारगेट नहीं करा था, मतलब एक एक कैटेगरी के लोग जर्मनी उसके विक्टिम नहीं बने थे। लगभग लगभग इसी 52 टाइप के लोग थे जो नाजी के विक्टिम बने थे, मतलब 52 टाइप के लोगों को हिटलर ने टारगेट करा था। 3 मार्च 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट पास किया गया जर्मनी में, और इस एक्ट के थ्रू जर्मनी में डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो गई। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। और इस एक्ट ने हिटलर को सारी पावर दे दी, मतलब सारी अध्यादेश जारी करने की सारी पावर अब हिटलर के पास आ गई थी। अब हिटलर ने क्या करा, सारी पॉलिटिकल पार्टी और सारी ट्रेड यूनियन पर बैन लगा दिया। और अब मीडिया का, इकोनॉमिक का, आर्मी का, जुडिशरी का सारा कंट्रोल किसके पास आ गया था, इस एक्ट के थ्रू
हिटलर के पास आ गया था। मतलब अब हिटलर के पास कई बहुत सारी पावर्स आ गई थी। अब जो है स्पेशल सर्विलांस और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई, और ये जो स्थापना है सब पे कंट्रोल करने के लिए, सब पे नज़र रखने के लिए की गई कि यार आम आदमी क्या क्या कर रहा है। और अब जो काम होने लगा, अब नाजियों मतलब नाजियों के हिसाब से काम होने लगा, जैसा नाजी चाहते थे उनके हिसाब से काम होने लगा। मतलब जर्मनी के पास ऑलरेडी पुलिस थी जो ग्रीन यूनिफॉर्म में रहती थी, इसके अलावा भी कई सारे डिपार्टमेंट खोले गए, जैसे एसए, स्टॉर्म ट्रूपर, और गैस्टेपो जैसे सीक्रेट सीक्रेट स्टेट पुलिस, स्क्वाड पुलिस जैसे एसएस कहते थे, और क्रिमिनल पुलिस सिक्योरिटी सर्विस जैसे एसडी कहते थे। मतलब पुलिस के अलावा भी इन सारे डिपार्टमेंट की स्थापना की गई नाजियों के द्वारा। मतलब इनके पास इतनी ज़्यादा पावर थी, मतलब इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी कई सारी पावर दी गई, जिससे क्या हुआ, ये जो न्यू जो थी, मतलब इससे जर्मनी की रेपुटेशन ख़राब हुई, और इससे नाम हुआ कि अपन बोलते हैं ना कि ये देश ख़राब है, आतंक का है, यहाँ पे किसी को भी मार दिया जाता है, किसी किसी को भी मतलब देश से निकाला जा सकता है। तो ऐसी मतलब इन फोर्सेस के लिए जर्मनी को उस टाइम पे गलत ठहराया गया, मतलब गलत देश माना गया। और जो गेस्ट टेपो है, ये जो डिपार्टमेंट है, इसके पास इतनी सारी पावर थी कि मतलब किसी को भी कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया, किसी को भी डिपोर्ट कर दिया, डिपोर्ट मतलब देश से निकाला कर दिया, किसी को भी अरेस्ट कर लिया। मतलब इतनी ज़्यादा पावर थी, मतलब और बिना किसी लीगल प्रोसीजर के, मतलब किसी ने अगर क्राइम किया हो चाहे ना किया हो, मतलब इतनी ज़्यादा पावर थी कि किसी को भी देश से निकाल दिया, कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया, अरेस्ट कर लिया। और पुलिस को इसमें कई सारी पावर ऐसी थी, मतलब जो इम्प्योरिटी, मतलब कोई मतलब कानूनी कार्रवाई उसमें नहीं कर रहे थे, जिसको मन चाहा उसको देश से निकाल लीजिए, जिसको मन चाहा अरेस्ट कर ली, जिसको मन चाहा कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया। रिकंस्ट्रक्शन, अब हिटलर ने क्या करा कि जर्मनी की इकनॉमी को सुधारने के लिए हिटलर ने एक इकोनॉमिस्ट को हायर करा, और उसको, जिसका नाम था जालमर, उससे कहा कि तुम ये संभालो, मतलब जो समस्याएं जर्मनी की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो इसके अंडर में। तो जालमर ने सबसे पहले क्या करा, जो स्टेट मतलब सरकार के पास जो पैसा था उसको रोज़गार में लगाया, लोगों की भलाई भलाई के लिए लगाया, मतलब जो अपनी हिसाब से उसने पॉलिसी लाई थी। और आज जो हम फेमस है जर्मनी में सुपर हाईवे, और अभी की जो कार हम चलाते हैं फॉक्स वैगन, वो मतलब इसी पॉलिसी की देन है। फॉक्स वैगन बहुत ही फेमस कार ब्रांड है, जो कि जर्मनी का है। मर्सिडीज़ भी जर्मनी की, BMW भी जर्मनी की है, ऑडी भी जर्मनी की है। उस टाइम पर हिटलर ने फॉरेन पॉलिसी भी लाया, जिसमें उस फॉरेन पॉलिसी में हिटलर को सक्सेस मिली। और बाद में 1933 में क्या हुआ, वो द लीग ऑफ नेशन से अलग हो गया। उसके बाद उसने हाइनलैंड पर 1936 पे कब्ज़ा कर लिया, और 1938 तक आते आते उसने ऑस्ट्रिया पर कब्ज़ा कर लिया। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, यूरोपियन की कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पर भी उसने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद उसने स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर, और वन वन लीडर। इसके बाद इसने क्या करा कि एक चेकोस्लोवाकिया नाम का देश है, इसने इसने एक जर्मन भाषी राज्य को कब्ज़ा कर लिया, जर्मन भाषी ज़िला है उसको कब्ज़ा कर लिया था। अब जर्मनी ने बोला कि यार अब हम लेके रहेंगे, जिसका नाम था सडेंट लैंड। सडेंट लैंड मतलब जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन, इस ज़मीन पर कब्ज़ा करके रखा था, जो कि जर्मनी भाषी इनका राज्य था। हिटलर ने बोला अब इसे लेके रहेंगे। बाद में क्या करा, चेकोस्लोवाकिया पर ही कब्ज़ा कर लिया। जैसे आज इंडिया है, जैसे कश्मीर पर पाकिस्तान का थोड़ा सा कब्जा है, हमने कहा यार कश्मीर लेके रहेंगे, बाद में अपन ने इतना क्या करा, पूरे पाकिस्तान को ही अपने कंट्रोल में कर लिया था, मतलब कर लिया एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो वैसे ही हिटलर ने क्या करा, अपना राज्य लेते लेते पूरे उस देश पर ही कब्जा कर लिया। और ये जो सब हो रहा था, ये मतलब इसमें इंग्लैंड का भी सपोर्ट था, क्योंकि जो वर्सेली में जो संधि हुई थी जो जर्मन के साथ, इंग्लैंड को भी ऐसा लगता था कि यार जर्मन के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है, मतलब इतना हार्श ट्रीटी नहीं करनी चाहिए थी, तो इसलिए उसको इंग्लैंड का भी सपोर्ट मिल रहा था। इतनी जल्दी जो सक्सेस, मतलब इतनी जल्दी जो हिटलर का काम हो रहा था, इतनी स्पीड में काम हो रहा था, इसको देख के से लगा कि यार अब कुछ मतलब रिवर्स ना हो जाए,
देश देश के लिए। अब जो हिटलर है, अब हिटलर यही नहीं रुका, लेकिन क्या हुआ कि जो हिटलर ने इकोनॉमिस्ट रखा था जर्मनी को इकोनॉमिक के सुधारने के लिए, उस इकोनॉमिस्ट ने बोला कि आप भैया ये जो आर्म्स वगैरह है, हथियारों वगैरह पे पैसे ज़्यादा खर्च ना करो, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब जर्मनी में क्या था, ये मतलब ये मतलब हिटलर ने इतना ज़्यादा उसको रखा नहीं था, उसने उसको ही निकाल दिया था इकोनॉमिस्ट को, मतलब जो हिटलर के बीच में जो आ रहा था, हिटलर उसको साफ करते जा रहा था। उसने इकोनॉमिस्ट ने एडवाइस दी कि तुम हथियारों पे ज़्यादा खर्च मत करो। हिटलर ने उसको ही नौकरी से निकाल दिया। हिटलर ने वार का रास्ता चुना अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए। हिटलर जो है अब जर्मनी को और बढ़ाना चाह रहा था, मतलब अपना जो साम्राज्य है एक प्रकार से बढ़ाना चाह रहा था, जो अपना देश है। वो 1939 में सितंबर में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। इससे क्या हुआ, मतलब पोलैंड पर जब उसने अटैक करा, उसके साथ उसका फ्रांस से भी झगड़ा हो स्टार्ट हो गया और इंग्लैंड से भी झगड़ा स्टार्ट हो गया। और 1940 में उसने ट्रिपेक्ट एक्ट साइन करा था जर्मनी, इटली और जापान से, जिससे उसको ताकत मिले और इंटरनेशनली हिटलर को बहुत पावरफुल हो गया था जब उसने इटली से और जापान के साथ ये कुछ संधि साइन की थी। और अब जो है ऑलमोस्ट नाजी साम्राज्य आ गया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में। और 1940 तक हिटलर बहुत पावरफुल हो गया था, मतलब एक बोलते हैं ना कि यार तुम अपनी सक्सेस की पीक पर हो, तो ये पावर की बहुत हाई पावर पर आ गए थे 1940 तक हिटलर। और एक मैप दिया हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि जर्मनी के पास क्या क्या था। ये येलो कलर का जर्मनी है, लाइट ग्रीन, और और ये जो डार्क ग्रीन है, इसमें बताया गया है कि जर्मनी ने कहाँ कहाँ तक अपना कंट्रोल करके रखा था। अब जो है हिटलर ना ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री पर भी कब्ज़ा करना चाहता था, मतलब अब ईस्ट का जो एरिया था उस पर भी कब्ज़ा करना चाहता था, क्योंकि वो अपने जो रहवासी हैं जर्मन लोग हैं उनके लिए खाना और लिविंग स्पेस के लिए उसको जगह चाहिए थी। इतने में क्या करा उसने, जून 1941 में सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। सोवियत यूनियन मतलब होता है रशिया, रशिया पर अटैक कर दिया। इन दिस द इन दिस हिस्टोरिकल ब्लंडर, मतलब ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब हिस्टोरिकल ब्लंडर, देखिए एक गलती होना उसे मिस्टेक कहते हैं, ब्लंडर मतलब वो तो कोई बहुत बड़ी गलती होना, है ना। तो ब्लंडर मतलब एक, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक फिल्म का डायलॉग भी है कि भारी मिस्टेक हो गया एकदम ब्लंडर, साला साहब को भी नहीं पहचाना। वैसी जर्मनी भी साहब को नहीं पहचान पाए अपनी, उसने रशिया पर अटैक कर दिया। और पीछे से क्या है कि ब्रिटिश बम्बार्डिंग कर रहा था, मतलब बम बम फेंक रहा था, मिसाइल छोड़ रहा था। और इतने में और सामने रशिया था जिसने मतलब उसको डिफीट कर दिया एक प्रकार से जर्मनी को। रशियन रेड आर्मी ने, मतलब सोवियत रेड आर्मी ने जर्मनी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, मतलब क्रश कर दिया, ह्यूमिलेट कर दिया पूरा। और उनको मारते मारते रशिया जो है बर्लिन तक पहुंच गया। मतलब रशिया पर जब जर्मनी ने अटैक करा था, वो जर्मनी को मारते 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 बर्लिन तक पहुंच गया था। और कुछ समय तक वहाँ वहाँ पर रशिया का ही मतलब एक प्रकार से शासन रहा था। यूएसए जो है वो इस वार में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था, मतलब यूएस की इच्छा नहीं थी कि सेकंड वर्ल्ड वार में वो अपना पार्टिसिपेशन करे, मतलब वो आए लड़ाई झगड़े में, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वार में और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा था। और उसके बाद जो शेयर मार्केट क्रैश हो गया था, ऑलरेडी इससे यूएस में इकोनॉमिक प्रॉब्लम काफ़ी थी। लेकिन समस्या ये थी वो ज़्यादा लंबे समय तक दूर भी नहीं रह सकता था। और जापान की जो पावर है ईस्ट में काफ़ी बढ़ती जा रही थी। जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना पर अटैक मतलब उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्ज़ा कर लिया था और प्लानिंग कर रहा था यूएस नेवल बेस है पैसिफिक में, उस पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। और बाद में जापान मतलब हिटलर को जब जापान का सपोर्ट मिला और उसने यूएस पेर्ल हर पर अटैक कर दिया।
उसके बाद यूएस को गुस्सा आया, फिर उसने सेकंड वर्ल्ड वार में एंट्री करी। और जब इसकी भी ये मिस्टेक थी कि इसने यूएस पर अटैक कर दिया। और ये जो युद्ध है, ये युद्ध ख़त्म हुआ 1945 में हिटलर को, मतलब हिटलर की मौत के बाद। और यूएस ने बम बम गिराए थे हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर, तब जाकर ये पूरा फाइनल, फुल एंड फाइनल हुआ था। मतलब शुरू इन लोगों ने करा था, ख़त्म यूएसए ने करा था। अब जो इतना सब कुछ हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार में, जो ख़त्म हुआ है, अब हम वापस अपनी कहानी पर पहुंचते, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में करी थी। हेलमुथ एक लड़का था, उसके पिता ने सुसाइड कर लिया था। और वो जो कहानी थी, अब उस कहानी पर वापस आते हैं। ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। द नाज़ी वर्ल्ड व्यू, मतलब नाज़ियों का क्या नज़रिया था, ये जो क्राइम करा है नाज़ियों ने, इसके पीछे उनके कुछ बिलीफ्स थे, उनकी कुछ प्रैक्टिस थी। अब वो क्या क्या थे उसके बारे में बताया गया है। नाज़ी की जो आइडियोलॉजी थी वो सिनोनिम्स थी हिटलर के वर्ल्ड वाइड की। मतलब जो नाज़ी सोचते थे और हिटलर जैसी दुनिया चाहता था, वो सेम थी। बट इनके हिसाब से आ, आम लोगों में, मतलब जो रेसेस में, वो बहुत ज़्यादा था। मतलब समानताएं बिल्कुल नहीं थी आम लोगों के बीच में। जो ब्लॉन्ड हैं, जो ब्लू आइज़ हैं, और जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन हैं, उनको टॉप पे रखा जाता था। मतलब वो ऊंचे हैं। और जो ज्यूज़ हैं वो लोवेस्ट हैं। और ज्यूस को आर्यन का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। और बाकी के जो कलर हैं, मतलब ज्यूस और आर्यंस को छोड़कर बाकी के कलर के लोग बीच में आते थे। हिटलर ने जो रेसिज्म अपनाया था, वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट से अपनाया था। अब ये लोग कौन थे? डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट। ये एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और हर्बर्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब इनके अकॉर्डिंग ऐसा था, इस दुनिया में, इस अर्थ में वही सर्वाइव कर पाएगा जिसके पास ताकत है, जो पावरफुल है, और जो क्लाइमेट कंडीशन, मतलब बदलती परिस्थितियों को अपने आप, उस उन परिस्थितियों के अपने को अनुकूल बना ले इनके हिसाब से। बट हमें इस बात का ध्यान रखें कि डार डार्विन ने, मतलब ह्यूमन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इन्वेंशन, मतलब ह्यूमंस के बारे में कुछ भी थ्योरी नहीं दी। इनका प्योरली जो थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब इन्हें इस बेसिस पे थ्योरी दी थी। इसके बाद भी इन्होंने थिंकर और पॉलिटिशियंस में, मतलब रेसिज्म इसमें ज़्यादा था। नाजियों का सीधा सीधा सिंपल, मतलब सिंपल बात ये थी, उनका स्लोगन ये था, द द स्ट्रॉन्ग रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। मतलब होता है जिसके पास ताकत होगी वो ही इस दुनिया में ज़िंदा रहेगा, सर्वाइव कर पाएगा। और जो कमज़ोर रहेगा वो पेरिश, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो जिसके पास ताकत है वही ज़िंदा रहेगा। और जो आर्यन है वो फिटेस्ट हैं, वो प्योर हैं, स्ट्रॉन्ग है, और वो दुनिया पर, मतलब डोमिनेट कर सकते हैं अपनी पावर पर, मतलब दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। एक और नज़रिए से देखा जाए तो हिटलर का जो आइडियोलॉजी थी वो लेविन स्योरम के थॉट से रिलेटेड थी। इसका ऐसा मानना था कि नई टेरिटरी को कब्जा करो, सेटलमेंट करो, मतलब नए नए देशों पर, नई नई जगहों पर, नए नए राज्यों पर कब्जा करो और वहाँ पर अपने लोगों को बिठाओ। इससे क्या होगा? इससे अपने देश का एरिया भी बढ़ेगा और अपने देश के लोग दूसरे जगह जाकर बसेंगे। और मतलब यही एक रास्ता है जर्मनी को पावरफुल बनाने का, मतलब हिटलर को ऐसा लगा। हिटलर का ऐसा मानना था कि जर्मनी की बाउंड्री ईस्टर्न साइड पे थोड़ी बढ़ानी है, ताकि जर्मन के लोगों को एक ही जगह पर रहने के लिए जगह बनाई जा सके। और इससे पोलैंड जो है, ये पहला मतलब पोलैंड एक्सपेरिमेंट की जगह बनी थी, जो ऐसा हिटलर चाहता था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। अब देखिए रेशियल स्टेट की शुरुआत कैसे हुई जर्मनी में। रेसिज्म का मतलब क्या होता है? रेसिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पर भी रंग रूप को देखकर किसी व्यक्ति से भेदभाव करना, उसे रेसिज्म कहते हैं। यार तुम काले हो, मैं गोरा हूँ, तो इस ये होता है रेसिज्म।
जब हिटलर जर्मनी में पावर में आया था तो उसने इसी घोषणा कर दी कि अब भैया जर्मनी में सिर्फ प्योर जर्मन रहेंगे। प्योर जर्मन का मतलब क्या होता है? प्योर जर्मन का मतलब होता है जो प्योर हैं, हेल्दी हैं। और ऐसे लोग कौन थे? नॉर्डिक आर्यन। जो नॉर्डिक आर्यन, बस उन्हें ही हिटलर ने माना था कि वो प्योर जर्मन है। और वही मतलब उनमें कुछ करने की इच्छा है, और बाकी के जो हैं वो, और जो नॉर्डिक आर्यन है वो उनमें क्षमता है प्रॉस्पेरिंग होने की, हेल्दी होने की, और अपनी आगे जीवन में कुछ करने की। बाकी के अलावा कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बाकी को कोई हक नहीं है जर्मनी में रहने का। और मतलब सीधा बात, अब उनको मारने का आदेश दे दिया गया है। और इसके बेसिस पर यूथेनेशिया का प्रोग्राम चला गया, जिसमें हेलमुट के पिता ने, जो कि एक नाज़ी थे, हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, हेलमुट उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था। हेलमुट के पिता जो कि नाज़ी थे, उन्होंने बाकी नाज़ियों के साथ मिलकर कई लोगों को मारा, जो कि मेंटली और फिज़िकली अनफिट थे। मतलब जो मानसिक रूप से कमज़ोर थे और फिज़िकल रूप से कमज़ोर थे। इनका ऐसा मानना था कि यहाँ पे सिर्फ फिट और फाइन लोग चाहिए जर्मनी में। जो मेंटली वीक है उनको मार दो, और जो फिज़िकली वीक हैं उनको मार दो सीधा। मतलब कमज़ोरों की जर्मनी में कोई जगह नहीं है, कहने का मतलब ये है। हिटलर ने सिर्फ ज्यूस को ही नहीं मारा था, बाकी ज्यूस के अलावा भी कई सारे ऐसे कम्युनिटी थी। 52 टाइप्स के लोग थे जिन्हें मारा, लेकिन ज्यूस का नाम आता इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्यूस को मारा था। ये मेजॉरिटी में थे जिनको सबसे ज़्यादा ज्यूस को ही मारा था। ऐसे जिप्सी भी थे, ब्लैक पीपल थे। ब्लैक पीपल मतलब जो काले काले लोग थे जो जर्मनी में रहते थे, उन्हें ऐसा माना कि भैया आप सुपीरियर नहीं हो आर्यन से, इसीलिए आपको मरना पड़ेगा, और उन्हें सबको जान से मार दिया गया। हिटलर को ऐसा लगता था, और रशियन और पोलैंड के लोग भी मतलब इतने कैपेबल नहीं है। मतलब, और जर्मनी ने पोलैंड में और रशिया के कुछ हिस्से में कब्ज़ा कर लिया था, मतलब छोटे से हिस्से में, और वहाँ के लोगों को अपना लेबर बना लिया, गुलाम बनाया, और उनसे काम करवाया, जिससे वो भूख से, और इतने काम से, मतलब इतना काम करवाया उनसे, भूखे काम करवाया। मतलब इतना करके वो, मतलब उनको भी मार दिया गया बाद में। जर्मनी में सबसे बुरा हाल ज्यूस का ही हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि नाज़ी लोग, जो क्रिश्चियन लोग थे, वो ज्यूस से नफ़रत करते थे। वो क्यों करते थे, इसके पीछे एक रीज़न है। उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे जीसस को जो मारने वाले थे वो ज्यूस ही थे। मतलब ज्यूस ने ही हमारे जीसस को मारा था। इसीलिए क्रिश्चियन ज्यूस से नफ़रत करते। और इसीलिए इस बेसिस पर उन्होंने मेडिवल टाइम तक ज्यूस को संपत्ति अधिकार छीन लिया गया था। मतलब ये बैन लगा दिया था कि ज्यूस संपत्ति नहीं कर सकते थे, संपत्ति नहीं रख सकते थे, कोई ज़मीन पर बैन लगा दिया था। तो वो अपना सर्वाइव कैसे करते थे? मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। मतलब पैसा दे दिया, पैसा उधार दे दिया, उस पे उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये उनका आय का सोर्स था। और ज्यूस के रहने की एक अलग ही जगह थी जहाँ पे वो रहते थे, उसे घेट्टोस नाम से जाना जाता था। और समय समय पर उन पर ज्यूस पर अत्याचार किया जाता था। मतलब आज अटैक कर दिया उनको, 6-7 महीने बाद फिर अटैक कर दिया, 6-7 महीने बाद फिर अटैक कर दिया, 2-3 महीने बाद फिर अटैक कर दिया। तो इस तरीके से समय समय पर उन पर वायलेंस होता रहता था। और उन्हें कई बार उन्हें अपनी ज़मीन से भी निकाल कर फेंक दिया जाता था। बट हिटलर का कॉन्सेप्ट उनके रेसिज्म में था। मतलब वो रेसिज्म के बेसिस पर हिटलर ज्यूस से नफ़रत करता था। और हिटलर को इनका एक ही सॉल्यूशन लगता था ज्यूस ज्यूस का ज्यूस के लिए। वो ये था कि भैया जहाँ मतलब जहाँ पर ये दिखें, ज्यूस दिखे, उनको मार दो। मतलब हाँ, ज्यूस फ्री जर्मनी चाहिए। टोटल एलिमिनेशन का मतलब होता है कि टोटल ख़त्म कर दो ज्यूस को। ज्यूस एक भी नहीं चाहिए, मतलब यहूदी एक भी नहीं चाहिए। 1933 से लेकर 1938 तक नाजियों ने ज्यूस को बोला कि यार तुम बुरे हो, टेररिस्ट हो। उनको बाहर ही कर दिया अपनी ज़मीन से। और नेक्स्ट फेज़ ये था कि 39 से लेकर 45 तक पोलैंड में उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप, मतलब एक गैस चैम्बर बनाए थे। वहाँ ले जाकर पोलैंड में इन्हें ज्यूस को उन कैंपों में, उन गैस चैम्बर में जाकर रख दिया जाता, जहाँ से उनकी, मतलब काफ़ी हज़ारों लोगों की मौत हो जाती थी उससे। रेशियल यूटोपिया मतलब होता है कि यूटोपिया का मतलब होता है एक आदर्श साम्राज्य।
आदर्श आदर्श समाज, मतलब रेसिज्म के बेसिस पर आदर्श समाज की स्थापना की थी इन्होंने। जो वार चल रहा था, जो वार चल रहा था जर्मनी में, मतलब उसने एक जेनोसाइड किया था, वार किया था, और ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वार और जेनोसाइड करना। जर्मनी ने पोलैंड के कई सारे हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर पोलैंड पर कब्ज़ा करके जब जर्मनी ने कब्ज़ा कर लिया था, तो वहाँ के लोगों को निकाल दिया और ये बोला कि अब तुम जाओ, अब यहाँ पे जर्मन के लोग रहेंगे। हडर मतलब होता है उन्हें झुंड की तरह, मतलब बेचारे जो कैटल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उसकी तरह ट्रीट किया गया था नाज़ियों ने। और जो मतलब जो पोलैंड के समझदार लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, जो बड़े-बड़े लोग थे, उनको मानसिक रूप से अपना एक गुलाम बनाना चाहते थे। और जो पोलैंड के जो बच्चे थे, जो आर्यंस की तरह दिखते थे, मतलब उनका जो हुलिया था, फेस था, जो आर्यंस की तरह लगता था, ये देखने में ऐसा लगता था कि यार ये तो नाज़ी हैं, ये तो जर्मन हैं। तो उनका डीएनए वगैरह टेस्ट करते थे कि यार इनका चेक चेक करो ये किसके बच्चे हैं। अगर वो टेस्ट में पास होते थे तो उन्हें जर्मन फैमिली में अडॉप्ट कर लिया जाता था और उनकी परवरिश जर्मन फैमिली के हिसाब से की जाती थी। यदि वो फेल होते थे टेस्ट में, तो उन्हें अनाथ आश्रम भेज दिया जाता था, और ज़्यादातर लोगों को तो मार ही दिया जाता था। मतलब ज़्यादातर बच्चे अगर पास होते होते थे तो उन्हें जर्मन फैमिली मिलती थी। यदि वो फेल होते थे तो उनको या तो अनाथ आश्रम मिलता था, और मोस्ट मोस्ट पेरिशेबल, मतलब ज़्यादातर लोगों को तो ख़त्म ही कर दिया जाता था। एक जनरल गवर्नमेंट नाम की जगह है, वहाँ पर ज्यूस को मारने के लिए, मतलब ज्यूस को मारने के लिए बहुत बड़ा गैस चैम्बर था। ये एक मालगाड़ी की फ़ोटो दी हुई है कि ज्यूस को, मतलब गैस चैम्बर तक ले जाने के लिए ये मालगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, इस मालगाड़ी का।